हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। तो जैसा आप सभी को पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है पुरातात्विक शोध के बारे में, है ना। पुरातात्विक शोध, है ना, पुरातात्विक शोध, ये हमारा चैप्टर चल रहा है। तो इसमें मैंने आपको पता है, इसमें मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करा दिया था जिसका नाम था सिक्के, है ना। सिक्के मैंने करा दिया था। आज जो हम करेंगे, आज हम सिक्के के अलावा और कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत हो सकते हैं उनके बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जो पॉइंट हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है वो सारे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और जल्दी से इस क्लास को और लोगों में और स्टूडेंट्स में सभी में शेयर कर दीजिए, है ना, जिससे कि वो लोग भी क्लास का फायदा उठा सके। और इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि हमारी जो अपडेटेड क्लास है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, ठीक है। तो टाइम को आगे ना खींचते हुए तो डिस्कस करते हैं। आज सबसे पहले टॉपिक जो उठाते हैं वो उठाते हैं हम अभिलेख के बारे में। ध्यान रखिएगा, अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिलेख, राइटिंग को थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, इतनी अच्छी राइटिंग मेरी है नहीं हिंदी में। अभिलेख, है ना, अभिलेख। तो देखिए जी, अभिलेख के केस में अगर हम बात करते हैं तो अभिलेख होता क्या है। दो चीजों के विषय में डिस्कस करूंगा आज मैं, एक अभिलेख के बारे में और एक हस्तलेख के बारे में। अभिलेख और दूसरा जो है वो है आपका हस्तलेख। ये दो शब्द हैं, दो शब्द बड़े इंटरेस्टिंग हैं ये, है ना, अभिलेख और हस्तलेख। ध्यान रखिएगा, अभिलेख और हस्तलेख क्या होते हैं, गौर से सुनिएगा। जो स्टूडेंट्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन फंसता ही फंसता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अभिलेख देखिए, अभिलेख क्या होता है एक्चुअल में। जब आप, अगर मैं अपनी सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो ध्यान रखिएगा, जब आप अभिलेख और हस्तलेख की बात कर रहे होते हैं तो क्या होता है, दो शब्दों को ध्यान रखना है यहां पे, अभिलेख और हस्तलेख। इस केस में दो शब्दों को ध्यान रखना है, एक है आपका कठोर और एक है आपका मुलायम। मुलायम, है ना, या फिर इसको हम कह सकते हैं हार्ड और इसको कह सकते हैं सॉफ्ट। दो शब्द बड़े ध्यान से रखिएगा, दो शब्द आपके दिमाग में है तो आप अभिलेख को और हस्तलेख को दोनों को ही इजीली डिफाइन कर पाओगे। अभिलेख क्या होता है, देखिए, अभिलेख क्या होता है। अभिलेख सबसे क्या है, सबसे ज्यादा जो हमारा, अगर हम बात करें कि भाई जो साक्ष्य हैं वो हमारे अभिलेख ही हैं, सबसे ज्यादा जो साक्ष्य मिले हैं वो हमारे अभिलेख के मिले हैं। तो अभिलेख एक ऐसा दस्तावेज होता है, उत्कीर्ण दस्तावेज। ध्यान रखिएगा, दो एक शब्द मैं आपको बता रहा हूं, उत्कीर्ण, उत्कीर्ण दस्तावेज, उत्कीर्ण दस्तावेज। ध्यान रखिएगा, उत्कीर्ण दस्तावेज। अब बात करोगे सर उत्कीर्ण क्या होता है ना, तो अब सबसे पहले ये समझिए, उत्कीर्ण दस्तावेज वो होता है जिसको हम एज ए खुदाई कर करते हैं, या फिर मैं एक तरीके से, आपने बचपन में नाम सुना होगा या अपने जब छोटे हो गए आप या अभी भी नाम सुनते होंगे, गोद देना, किसी को किसी नुकीली चीज से गोद देना, तो उसको क्या बोलते हैं, एक तरीके से उत्कीर्ण कर देना, है ना। और उत्कीर्ण कहां होता है, उत्कीर्ण हमारा सदैव कठोर वस्तु पर ही किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं पानी, या अगर मैं बात करूं एक पेपर, है ना, जो आप कॉपी में जो लिखते हैं, जो नोटबुक है उसका पेपर, उस पेपर पे उत्कीर्ण नहीं होगा, उस पेपर पे सदैव लिखा जाएगा, है ना। ध्यान रखिएगा, उत्कीर्ण और लिखना दोनों अपने आप में अलग अलग शब्द हैं। मुलायम सतह पर कभी भी
उत्कीर्ण नहीं होता है और कठोर सतह पर क्या होता है, उत्कीर्ण करके हम अपनी बातों को एक से दूसरे लोग तक पहुंचा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उत्कीर्ण आपको समझ में आ गया होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, इसको ये जो मेरे पास ग्लोब है, अगर मैं इसको एक चट्टान मान लूं या एक पत्थर मान लूं, है ना, अगर मैं पुराने समय में लौट जाऊं, सपोज आदि मानव समय में मैं चला गया और वहां पे क्या है, वहां पे कागज की नहीं है, वहां पे पत्थर है सिर्फ, है ना, और मान लीजिए ये एक चट्टान है या एक पत्थर का रूप है और इस पत्थर पर मुझे क्या करना है, मुझे अपनी जो बात है, मेरे जो विचार हैं, उन विचारों को क्या करना है, मुझे दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाना है ना। तो क्या होगा, अब जो मैं अपने विचार दूसरे तक पहुंचाऊंगा वो इस कठोर सरफेस पे अगर मैं लिखूंगा तो लिखा तो जाएगा ही नहीं। कैसे लिख लोगे, उस समय पेन पेंसिल तो थी ही नहीं, उस समय स्याही जो होती है आपकी, इंक जो होती है, उसका आविष्कार तो हुआ ही नहीं। उस समय नटराज की पेंसिल या मॉन्टेक्स सेलोग्राफर के पेन नहीं चलते थे, है ना, फ्लेयर के पेन नहीं चलते थे। तो क्या है, कठोर सतह होती थी और उसी की हेल्प से क्या करना होता था, उसी की मदद से हमें दूसरे तक अपनी बात, अपनी राय, अपने विचार पहुंचा सकते थे। तो अब जब ये इस तरीके का कठोर सरफेस है और लिखने के लिए हमारे पास कोई इस तरीके का कोई वस्तु नहीं होती थी, तो क्या करेंगे, नुकीली चीज होती थी, है ना, उस नुकीली चीज से, नुकीले किसी भी ऑब्जेक्ट से क्या करते थे, उस चट्टान पर, उस पत्थर पर कुछ भी चीज को हम लिख देते थे, है ना। जब नुकीली चीज से लिखा जाएगा तो क्या होगा, वो उस पर खुद जाएगा, है ना, उत्कीर्ण हो जाएगा। तो जब उत्कीर्ण हो जाएगा तो क्या होगा, वो रफ नहीं हो सकता, उसको रबड़ मिटा नहीं सकती है फिर, है ना। और मान लीजिए मैंने इस पर अपने विचार रखे और मैंने यहां पर इसको एक स्तंभ के रूप में मैंने गड़वा दिया। अब क्या होगा, अब इस रास्ते से जो भी व्यक्ति आएंगे, वो जिसकी नजर इस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, इस पत्थर पे पड़ेगी, वो क्या होगा, वो इस पत्थर पर लिखे हुए, इस पत्थर पर उत्कीर्ण हुए जो हमारे विचार हैं, जो किसी के विचार जिसने उत्कीर्ण कराया है, उन विचारों को वो पढ़ सकेगा, उन विचारों को वो समझ सकेगा। अब हो सकता है जो उसने पढ़ा हो वो उसके जीवन में अपने फॉलो करना चाहता हो, या जो राजा की या किसी की बात है उसको अपने तक सीमित रखना चाहता हो, है ना। जिसने भी उत्कीर्ण कराया है, जो अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना चाह रहा है, वो उसको समझ में आ जाए। तो ये क्या होता था, ये एक तरीके से अपने विचारों को, अपने नियम कायदे कानून को एक जगह से या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफर करने की एक विधि होती थी। समझ में आ रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये एक तरीके का हमारा क्या है, अभिलेख कह सकते हैं। तो अभिलेख के केस में ध्यान रखिएगा, अभिलेख हमेशा कठोर ऑब्जेक्ट पर ही उत्कीर्ण होता है। और अगर इसके दूसरी तरफ हम देखें तो जो हस्तलेख होता है, हस्तलेख हमारा मुलायम सतह पर होता है, मुलायम सतह, ध्यान रखिएगा। मुलायम सतह कैसे, अगर हम रामायण के केस की बात करें, जो है ना, रामायण केस की बात करें, तो या फिर कोई भी ऐसा केस, अभी की हम बात कर लेते हैं, अपने कलयुग समय की बात कर लेते हैं, वर्तमान समय की। तो क्या है, मान लीजिए मेरे पास कोई पेपर है, या मान लीजिए मेरा ये एक कपड़ा है, ये रुमाल है, एक कपड़ा है, इस पर मैं इजीली पेन से भी लिख सकता हूं, इस पर मैं इजीली पेंसिल से भी लिख सकता हूं, इजीली इस पर मैं क्या कर सकता हूं, इंक से भी लिख सकता हूं, है ना। और इसके जरिए क्या कर सकता हूं, मैं अपनी बात को, अपने नियम कायदे कानून को एक से दूसरी तरफ पहुंचा सकता हूं। तो ये क्या हो गया हमारा, ये मुलायम सरफेस हो गया, है ना, सॉफ्ट सरफेस, मुलायम सतह हो गई। तो ध्यान रखिएगा, हस्तलेख में क्या होता है, हस्तलेख में जो हमारा दस्तावेज होता है वो हमारा मुलायम सतह का प्रयोग कर उस पर लिखा जाता है। जैसे रामायण है, वाल्मीकि जी ने, जैसे आपने टीवी सीरियल में देखा होगा, जो रामायण है, जो वाल्मीकि जी रामायण को लिखते रहते हैं, है ना। या फिर आप महाभारत देखो तो जो व्यास जी ने देखा होगा, आपने व्यास जी को देखा होगा, जो रोल करते हैं उसमें व्यास जी एक पंख लेकर, पंख की जो नोक होती है उसको स्याही में डिप करते हैं, बार बार फिर लिखते हैं, है ना। तो वो क्या है, वो भी तो एक मुलायम सतह है, वो पत्थर की तरह कठोर नहीं है। तो वो क्या है, वो आपका हस्तलेख में आ जाएगा, है ना, अभिलेख में नहीं आएगा, वो आपका हस्तलेख में आ जाएगा। तो हस्तलेख और अभिलेख में ध्यान रखिएगा, कठोर ऑब्जेक्ट पर, कठोर सतह पर, कठोर वस्तु पर जो हम उत्कीर्ण कराते हैं विचारों को या किसी भी बात को, उसे हम अभिलेख कहते हैं। और मुलायम सतह पर या मुलायम ऑब्जेक्ट पर अगर हम किसी बात को लिख रहे हैं, है ना, तो उसको हम हस्तलेख की भाषा में, हस्तलेख की संज्ञा देंगे,
ये सबसे पहले ध्यान रखना है आपको। तो अभिलेख और क्या नाम है हमारा, हस्तलेख, इन दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और आती है जिसको हम बोलते हैं एपिग्राफी। ध्यान रखिएगा, एपिग्राफी अगर आपने नाम सुना हो, EPIGRAPHY, एपिग्राफी। एपिग्राफी क्या होता है जी? अब ध्यान रखिएगा, ये जो अभिलेख है, ध्यान से सुनिएगा, अभिलेख की बात कर रहा हूं मैं, जो हमारा अभिलेख है, इस अभिलेख का जो अध्ययन करेगा, है ना, इस अभिलेख के जो हम अध्ययन करते हैं, जो स्टडी करते हैं, उस स्टडी को हम क्या कहते हैं? उस स्टडी को हम एपिग्राफी कहते हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? हस्तलेख की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। अभिलेख की स्टडी, अभिलेख की स्टडी को हम क्या कहते हैं? एपिग्राफी। और जो बच्चे इंग्लिश, हिंदी, क्या नाम, हिंदी में समझना चाहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पुरालेखा शास्त्र। पुरालेखा शास्त्र, ध्यान रखिएगा, पुरालेखा शास्त्र। समझ में आया? अभिलेख की स्टडी को या अभिलेख के अध्ययन को इंग्लिश में एपिग्राफी कहते हैं, और हिंदी में उसी एपिग्राफी का मतलब होता है पुरालेखा शास्त्र। तो कह सकते हैं कि अभिलेख का अध्ययन पुरालेखा शास्त्र कहलाता है। अभिलेख का अध्ययन पुरालेखा शास्त्र कहलाता है। तो ये जो मैंने अभी बताया आपको, ये इसमें समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ध्यान रखिएगा भाई, अभिलेख, फिर बता रहा हूं, अभिलेख और हस्तलेख दो परिभाषाएं हैं अलग अलग। अभिलेख में हमेशा कठोर सतह को, कठोर ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे, हस्तलेख में हमेशा मुलायम को यूज करेंगे। उत्कीर्ण और लिखना, ये दो एक अलग अलग बातें होती हैं इन दोनों केस में। और अभिलेख के अध्ययन को हम पुरालेखा शास्त्र कहते हैं, और इंग्लिश में द स्टडी ऑफ अभिलेख हम क्या कहेंगे? उसको एपिग्राफी हम कहते हैं। तो मुझे लगता है इतना आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर जल्दी से। चलिए अब बात करते हैं आगे बात करते हैं। पानी की बोतल साथ में लेके बैठना। आज लेक्चर बहुत देर का होने वाला है, इतना भी देर का नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं कि अब बात आती है कि सर आप जो अभिलेखों की बात कर रहे हो, ऐसा कोई अभिलेख मिला भी है सर अभी तक, है ना। ये भी तो प्रश्न आ सकता है। यूपीएससी की तैयारी वही करेगा जो अपने माइंड से क्वेश्चंस डेवलप करेगा। मैंने बताया था आपको, जो अपने माइंड से ये सोचेगा व्हाई, व्हेन, हाउ, है ना, कब, क्यों, कहां, है ना, वेयर और कैसे, इन चारों के बारे में जब आप सोचने लगोगे तो आप यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए अगर हम बात करें अभिलेख की, तो ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा जो हमारे अभिलेख मिले, मैं बात कर रहा हूं भारत के संदर्भ में, ध्यान रखिएगा भारत के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा जो हमारे अभिलेख मिले हैं वो मध्य एशिया, है ना, मध्य एशिया से मिले हैं। सबसे ज्यादा जो हमारे अभिलेख मिले हैं वो मध्य एशिया से मिले हैं। और मध्य एशिया छोटा मोटा थोड़ी ना है, मध्य एशिया तो बहुत बड़ा है। तो मध्य एशिया के कहां से मिले हैं? मध्य एशिया के बोगाजकोई नामक स्थान से, ध्यान रखिएगा बोगाजकोई नामक स्थान से मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत के संदर्भ में सबसे ज्यादा अभिलेख कहां से मिले हैं। तो सबसे ज्यादा अभिलेख मध्य एशिया का एक जगह है ना, जिसको बोलते हैं बोगाजकोई, यहां से सबसे ज्यादा अभिलेख मिले हैं। समझ में आया? तो अब एक प्रश्न खड़ा होता है स्टूडेंटों का, जब हम बोगाजकोई का अभिलेख कहते हैं तो एकदम प्रश्न उठना चाहिए कि सर ये जो बोगाजकोई है, क्या इसका पुरालेखा शास्त्र हुआ है, अध्ययन हुआ है ना? तो अध्ययन हुआ है,
है ना। अब प्रश्न आता है अध्ययन हुआ है तो उसमें क्या देखने को मिला, तो ध्यान रखिएगा जब बोगाज कोई के अभिलेख की स्टडी की गई तो क्या है, इसमें वैदिक सभ्यता या वैदिक धर्म के या वैदिक देवताओं के जो हमारे वैदिक देवता होते हैं, वैदिक देवताओं के नाम, वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। ध्यान रखिएगा। और ये कैसे पता चला, ये पता चला हमें स्टडी करके, अध्ययन करके। और एक प्रश्न फिर खड़ा हो जाता है कि सर जब वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं तो जिसने इसकी स्टडी करी होगी उसको ये तो पता होगा कि कौन कौन से देवताओं के नाम मिलते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन से देवताओं के नाम मिलते हैं, लिख लीजिए। सबसे पहले मिलता है इंद्र, है ना। दूसरा देवता हमारा मिलता है वरुण, तीसरा देवता हमारा मिलता है मित्र, और चौथा देवता हमारा मिलता है नासतय। ये 4 देवताओं का इसमें उल्लेख मिलता है, ध्यान रखिएगा। मध्य एशिया का बोगाज कोई अभिलेख से वैदिक देवताओं के नामों का उल्लेख मिलता है और उन देवताओं में हमारे कौन थे, पहला इंद्र था, दूसरा वरुण था, तीसरा मित्र था और चौथा नासतय था। ध्यान रखिएगा मध्य एशिया के बोगाज कोई अभिलेख से हमें 4 देवताओं के नाम मिलते हैं, 4 देवताओं के नामों का उल्लेख मिलता है। पहला इंद्र, वरुण, मित्र और नासतय। जो वही इंद्र है ये जिनको आज कलयुग में क्या कहते हैं, वर्षा का देवता कहा जाता है, स्वर्ग लोक का देवता कहा जाता है ना। अगर 2 दिन बारिश ना हो, है ना, गर्मी लगने लगे तो इंद्र देवता को याद करने लगते हैं लोग, हे इंद्रदेव बारिश कर दो, है ना। और अगर थोड़ी ज्यादा बारिश कर दें, है ना, इंद्रदेव थोड़ी आपके फायदे की सोच ले तो क्या होता है, फिर उन्हीं इंद्रदेव को कहते हो, फिर इंद्रदेव को याद नहीं करते, फिर करते राम जी को याद, हे राम जी कितना बरसेगा, है ना। तो क्या है, ये भांति भांति के लोग हैं कलयुग में, तो ध्यान रखिएगा। मध्य एशिया के बोगाज कोई से क्या होता है, वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं, इंद्र, वरुण, मित्र और नासतय। ध्यान रखिएगा, नासतय, है ना, नासतय बोल सकते हैं, नासतय बोल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए अब एक चीज और आती है ना। अब क्या होता है, अब एक शब्द आता है आपका पुरालिपि शास्त्र। पुरालिपि शास्त्र, मैं इसको यहां बंद कर देता हूं, चलिए इसी से कर देते हैं। पुरालिपि शास्त्र, पुरालिपि शास्त्र, पुरालिपि शास्त्र, पुरालिपि शास्त्र। देखिए पुरालिपि शास्त्र क्या होता है, अब ध्यान रखिएगा। अभिलेख व दूसरे दस्तावेज के, पुराने दस्तावेज जो हैं, ध्यान रखिएगा। अभिलेख की बात, सॉरी मैं क्या नाम है आपका, पुरालेखा शास्त्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पुरालिपि शास्त्र की बात कर रहा हूं। पुरालिपि शास्त्र में क्या होता है, पुरालिपि शास्त्र में हमारा होता है अभिलेख, ध्यान से समझ लीजिएगा, अभिलेख या फिर पुराने दस्तावेज, पुराने दस्तावेज, इनकी क्या होती है, इनकी तिथि का अध्ययन किया जाता है, तिथि का अध्ययन, तिथि का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखिएगा पुरालेखा शास्त्र में क्या था, पुरालेखा शास्त्र में हमारे अभिलेखों का, दस्तावेजों का अध्ययन किया जाता था या किया जाता है। और पुरालिपि शास्त्र में क्या होता है, अभिलेख और पुराने दस्तावेज जो हैं उनकी तिथि का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखिएगा पुरालिपि और इस लिपि की जगह क्या है, बस पुरालेखा शास्त्र, पुरालेखा शास्त्र और पुरालिपि शास्त्र। लेखा शास्त्र में दस्तावेजों का अभिलेखों का अध्ययन होता है, पुरालिपि शास्त्र में अभिलेख पुराने दस्तावेजों की तिथियों का अध्ययन होता है। ठीक है भाई। अब एक प्रश्न और आता है और इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पुरालिपि शास्त्र को पेलियोग्राफी। ध्यान रखिएगा पेलियोग्राफी, पेलियोग्राफी,
पेलियोग्राफी, पेलियोग्राफी, पेलियोग्राफी है ना। एपिग्राफी और पेलियोग्राफी अलग अलग शब्द, ध्यान रखिएगा। पेलियोग्राफी पुरालिपि शास्त्र, एपिग्राफी पुरालेखा शास्त्र, ध्यान रखिएगा भाई। सर में आया। अब एक प्रश्न और उठता है मन में कि सर ये जो हमारे अभिलेख हैं ये कौन कौन से, इसमें क्या क्या आता है, कहां कहां पर इसको उत्कीर्ण करा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। चलिए, कौन कौन से हमारे उसमें आ जाएगा, कौन कौन सी वस्तुएं आ जाएंगी जिसपे हम अभिलेख को बना सकते हैं, अभिलेख को उत्कीर्ण कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए लिखिए, सबसे पहले आ जाएगा मोहर, जो आपने सुना होगा मोहर, मोहरे, मोहरे है ना। दूसरा लिखिए आपका स्तंभ, स्तंभ है ना। तीसरा लिखिए आप चट्टान, चट्टान, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे। और लिखिए फिर स्तूप, स्तूप है ना। स्तूपों के बाद लिखिए ताम्रपत्र, ताम्रपत्र है ना। और क्या हो सकता है, मंदिर की दीवारें, मंदिरों की दीवारें, मंदिरों की दीवारें है ना, मंदिरों की दीवारें। और क्या हो सकता है, घर या निवास स्थान, उसके बाद में ईंट हो सकती हैं, घरों की ईंट है ना, या फिर सिंपल ईंट भी हो सकती है, या फिर आपका कोई भी पत्थर हम कह सकते हैं, कोई भी विशाल पत्थर या छोटा जो भी है ना, जितनी रिक्वायरमेंट है पत्थर। और क्या हो सकता है, मूर्तियां, मूर्तियां, मूर्तियां है ना। तो ये क्या है भाई आपके, ये आपके वो वस्तुएं हैं जहां पर अभिलेख मिल सकते हैं या अभिलेख मिले हैं, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको फिर बताया था, पहले भी बताया हूं, ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं, कौन कौन सी जगह हैं जहां पे हम अभिलेख मिल सकते हैं, अभिलेख को हम बना सकते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं, है ना। तो अगर आप देखोगे तो जितनी भी मैंने आपको वस्तुएं या बताई हैं, जगह बताई है कहां कहां पे हमारे अभिलेख हो सकते हैं, उनमें कोई भी मुलायम चीज नहीं है। जैसे मोहर का, अगर मोहर अगर नाम सुना हो आपने, तो मोहर पे अभिलेख मिल सकते हैं। स्तंभ जो होता है हमारे खंबे टाइप में, स्तंभ है ना। रामायण की एक बहुत अच्छी चौपाई, गढ़ गयो खंभ हमारो, हिम्मत होए तो यार उखारो, अंगद बीच सभा में ठारो, बोलो राम जी की जय, है ना। तो जो अंगद जो पैर को जमाता है, उस अंगद का पैर को स्तंभ से क्या नाम है, कंपेयर करा गया है वहां पे, समझ में आ रहा है। तो स्तंभ का मतलब पत्थर, एक विशाल कठोर वस्तु, कठोर पिलर टाइप में। चट्टानों पर भी मिल सकते हैं, है ना। उसके बाद में स्तूप पर भी मिल सकते हैं, ताम्र पत्र पर भी मिल सकते हैं, मंदिरों के घरों का, मंदिरों की दीवारों पर भी मिल सकते हैं, घरों पर भी मिल सकते हैं, घरों में जो ईंट लगी हैं उस पर भी मिल सकते हैं, सिंपल ईंटों पर भी मिल सकते हैं, पत्थरों पर भी मिल सकते हैं, मूर्तियों पर भी मिल सकते हैं। आजकल आपने देखा भी होगा, अगर आप मंदिरों में गए होंगे, ज्यादातर जो पुराने जो प्राचीन मंदिर हैं उनकी दीवारों पर ही गुदा हुआ होता है कि इसका निर्माण इन्होंने कराया, इतने रुपए इतनी राशि दान में दी, है ना। तो ये सारी चीजें जो भी आपका अभिलेख का उसको रूप मान सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, ये आपको समझ में आया कि भाई क्या क्या चीजें हो सकती हैं जहां पे हमारा अभिलेख मिल सकता है। मोहरे, स्तंभ, चट्टान, स्तूप, ताम्रपत्र, मूर्तियां, पत्थर, ईंट, घर और मंदिरों की दीवारें, है ना। ये मंदिरों की दीवारें किसी भी की, मतलब मंदिरों की दीवारें नहीं कह रहा हूं यहाँ पे, मंदिर एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया है। घर की दीवारें भी हो सकती हैं, किसी भवन की दीवारें भी हो सकती हैं, किसी बिल्डिंग की दीवारें भी हो सकती हैं, ध्यान रखिए। समझ, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। फिर चलिए, अब आगे हम बात करते हैं कि जो अभिलेख हैं
है ना, अभिलेख जो हैं उनमें कौन कौन सी भाषाएं हमारी यूज हो सकती हैं। ध्यान रखिएगा, हमारी जो अभिलेख हैं उनमें कौन कौन सी भाषाएं उपयोग में आ सकती हैं। पहला जो है हमारा, मैं यही बता देता हूं, पहला हमारा है, क्या है हमारा, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि। दूसरा क्या है हमारा, खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि। तीसरा क्या है जी हमारा, यूनानी व अरामेइक लिपि। यूनानी लिपि, है ना, अरामेइक लिपि। अरामेइक लिपि, है ना, ये सारी लिपि हैं हमारी, है ना। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, ये बिल्कुल अलग एक सेक्शन हो गया है, ध्यान रखिएगा। इसी में जो ये अलग है आपका, ये वाला ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, है ना, यूनानी लिपि, अरामीक लिपि। तो ध्यान रखिएगा, ब्राह्मी लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि आपका हमेशा बाएं से दाएं लिखी जाती है, इसका ध्यान रखिएगा, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट। जो आप आजकल नॉर्मली हम लोग लिखते हैं हिंदी भाषा या इंग्लिश भाषा को, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, इस तरीके से हम लिखते हैं कुछ भी, है ना, इस तरीके से लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ बढ़ते हैं, है ना। ये होती है हमारी खरोष्ठी लिपि, सॉरी ब्राह्मी लिपि। खरोष्ठी लिपि क्या होती है हमारी, खरोष्ठी लिपि हमारी दाएं से बाएं लिखी जाती है, ध्यान रखिएगा। खरोष्ठी लिपि क्या होती है, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, ध्यान रखिएगा। यूनानी लिपि और अरामीक लिपि जो है हमारी, है ना, क्या है वहां, जो हमारे अशोक के जो अभिलेख हैं हमारे अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में, वहां इस लिपि का उपयोग मिलता है, उसका यूज मिलता है। कहां, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। यहां पर जो हमारे क्या नाम है, अशोक के शिलालेख मिले हैं, ध्यान रखिएगा, इनमें भी शिलालेख, इनमें भी शिलालेख मिले हैं, इनमें भी हमारे जो शिलालेख मिले हैं उनमें हमारा यूनानी लिपि और क्या होता है, अरामीक लिपि हमारी यूज होती है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि, यूनानी लिपि, अरामीक लिपि, है ना, जो बाएं से दाएं लिखी जाती है, दूसरी दाएं से बाएं लिखी जाती है, ध्यान रखिएगा। जैसे उर्दू आपने अगर देखा हो तो इस तरीके से लिखी जाती है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो अशोक के शिलालेख मिले हैं वहां पे हमारा यूनानी और अरामीक लिपि का प्रयोग मिलता है। यहां पर एक क्वेश्चन और बन जाता है इस वाले केस में, यूनानी लिपि और अरामीक लिपि में, कि यूनानी लिपि और अरामीक लिपि, है ना, कौन से राजा के या उसमें शिलालेख में मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, अशोक के शिलालेख में मिलती है। दूसरा क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि अशोक के शिलालेख जिसमें यूनानी और अरामीक लिपि का प्रयोग है वह कहां पर मिले हैं। तो ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन दो जगह पर हमारे क्या मिले हैं, यूनानी लिपि और अरामीक लिपि, जो कि हमारे अशोक के शिलालेख में उपयोग मिले हैं। ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, समय को बर्बाद ना करते हुए समय की कीमत को समझिए। जो समय की कीमत को नहीं समझ पाया उसका शमशान में जाके भी कुछ नहीं हुआ, है ना, सत्य है ये बात। चलिए आगे लिखते हैं, आगे चलते हैं भाई। अब ध्यान रखिएगा, अब एक प्रश्न और आता है। एक अशोक का अभिलेख है, क्या है, अशोक का अभिलेख मैंने बताया आपको, जिसमें हमारी यूनानी और अरामीक लिपि मिली है। और ध्यान रखिएगा, जो हमारे मौर्य सम्राट अशोक हैं, अशोक के जो
ज्यादातर जो अभिलेख मिले हैं, मतलब जितने, सॉरी शब्द का थोड़ा सही उपयोग, कि मतलब कि अशोक के जितने भी अभिलेख मिले हैं उनमें से ज्यादातर अभिलेख जो मिले हैं, है ना, ज्यादातर जो अभिलेख मिले हैं उन अभिलेखों में क्या है हमारा, उन अभिलेखों में हमारा अशोक के राज्य की सीमा का वर्णन है, राज्य सीमा का वर्णन है। और दूसरा क्या वर्णन है, इसके बाद में धम्म नीति, ध्यान रखिएगा, आपने पढ़ा होगा अशोक के केस में धम्म, अशोक का धम्म आपने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको डीपली डिस्कस करेंगे जब हम अशोक के केस में चर्चा करेंगे, है ना। धम्म व शासन की नीति, धम्म व शासन नीतियां, है ना, शासन की नीतियां, इसका क्या है, इसका वर्णन है, इसका वर्णन मिलता है। अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उनमें ज्यादातर जो हमारे अभिलेख हैं उन सभी अभिलेखों में हमारे अशोक की राज्य सीमा के बारे में, अशोक की धम्म नीति के बारे में, अशोक की शासन व्यवस्था जो थी, शासन करने की नीति जो थी, स्ट्रेटजी जो थी, उसके बारे में वर्णन मिलता है। ध्यान रखिएगा, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब एक प्रश्न, सॉरी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, हाथी गुम्फा अभिलेख, है ना, हाथी गुम्फा अभिलेख, ये कहां मिला जी, ध्यान रखिएगा, हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख कहां मिला है जी, हाथी गुम्फा अभिलेख मिला है हमारा उदयगिरी के पास, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, उदयगिरी के पास, ध्यान रखिएगा, उदयगिरी के पास, उदयगिरी में मिला है। और इसमें क्या वर्णन है, इसमें जो हमारा कलिंग राजा था, जो कलिंग का युद्ध जिसने किया था, कलिंग नरेश जिसको हम बोलते हैं, कलिंग का राजा जिसको हम बोलते हैं, कलिंग नरेश, कलिंग राजा की उपलब्धियां, कलिंग राजा की उपलब्धियां, उपलब्धियां, है ना, उपलब्धियां का वर्णन है, किसका, ध्यान रखिएगा, हाथी गुम्फा अभिलेख हमारा उदयगिरी से मिला है और इस अभिलेख में कलिंग के राजा का जो उपलब्धियां हैं, उसके अचीवमेंट्स हैं, उसका वर्णन मिला है। जैसे आज के टाइम में हम क्या कर लेते हैं, आज के समय में हमारा क्या होता है, अगर हमको अपनी जो अचीवमेंट्स हमारे होते हैं, सर्टिफिकेट्स हमको मिलते हैं, उनकी हम फाइल बना लेते हैं एक, है ना, जिसको हम डॉक फाइल बोलते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल, है ना। ऐसे ही क्या था, पहले कोई बुक सेलर थोड़ी था, पहले तो राजाओं को अपनी उपलब्धियां लोगों को दिखानी होती थी जिससे वो अट्रैक्ट हो, है ना। तो उस केस में क्या था, डॉक्यूमेंट फाइल ना होके उसके पास में अभिलेख का एकमात्र चारा बचा था, है ना। ऐसा भी नहीं था कि कोई कागज हो और वो अपना एक गुप्त कागज छोड़ जाता, है ना, ऐसा नहीं था। तो क्या था, कलिंग के राजा की उपलब्धियों का वहां पर एक्सप्लेनेशन मिलता है, ध्यान रखिएगा। एक और क्या नाम है मिलता है इसका, एक रुद्रा दमन, आपने नाम सुना होगा, रुद्रा दमन, ध्यान रखिएगा, जूनागढ़ अभिलेख इसको बोलते हैं, जूनागढ़ अभिलेख। ये कौन था, ये कहां से मिला, जूनागढ़ के, है ना, जूनागढ़ का जो शासक था, अब ध्यान रखिएगा, जूनागढ़ अभिलेख किसने बनवाया, रुद्रा दमन ने, ध्यान रखिएगा, रुद्रा, इसको रफ कर देता हूं बेटा, है ना, चलिए, रुद्रा दमन, किसने करवाया इसको, रुद्रा दमन ने, ध्यान रखिएगा, रुद्रा दमन,
है ना। अब रुद्रदमन ने क्या कर, ये कौन था जी, ये शक क्षत्रप था, है ना। कौन था जी, ये शक राजा था, शक राजा, शक का राजा, शक करने वाला राजा नहीं, शक राजा, एक शक वो था, क्या नाम, डिस्ट्रिक्ट थी शक वंश, है ना। तो उसका राजा था रुद्रदमन। उन्होंने क्या करा, जूनागढ़ अभिलेख वहां पे लिखवाया, है ना। और इसमें क्या मिलता है रुद्रदमन में, है ना, रुद्रदमन में हमें क्या मिलता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य प्लस अशोक, इन दोनों की जानकारी मिलती है, इन दोनों की जानकारी मिलती है। किसमें, जूनागढ़ जो अभिलेख है हमारा, जो हमारा किसने बन, अब ध्यान रखिएगा जूनागढ़ अभिलेख, अब ये मत पूछना, ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कि सर जूनागढ़ अभिलेख कहां से मिला है। ध्यान रखिएगा जूनागढ़ अभिलेख जूनागढ़ से मिला है, इसीलिए जूनागढ़ अभिलेख बोलते हैं, क्योंकि जूनागढ़ में मिला है ये अभिलेख। इस अभिलेख में क्या है, पहली बात तो ये किसके नेतृत्व में हुआ, ये हमारा शक राजा, जो शक डिस्ट्रिक्ट थी, है ना, शक वंश था, उसमें एक शक राजा हुए रुद्रदमन, और उन्होंने जब ये जूनागढ़ अभिलेख बनवाया तो उसमें हमें क्या पढ़ने को मिलता है या क्या जानकारी मिलती है कि जो अशोक थे और चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके विषय में जानकारी मिलती है, उनके संदर्भ में जानकारी मिलती है। ध्यान रखिएगा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अशोक और चंद्रगुप्त के संदर्भ में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है। तो ध्यान रखिएगा जूनागढ़ अभिलेख, ध्यान रखिएगा जूनागढ़ अभिलेख, है ना। ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न और आता है कि सर जो कलिंग राजा थे, कौन से राजा, अकेला राजा थोड़ी ना हुआ था। तो ध्यान रखिएगा कलिंग, जो मैं पिछले वाले में जो उदयगिरी वाला जो हमारा अभिलेख था, उसमें जो राजा का नाम था, जैसे इसमें रुद्रदमन का नाम है, तो ऐसे ही उसमें क्या था हमारा, उसमें मैं बता रहा हूं आपको, उसमें नाम था नरेश खारवेल, कलिंग राजा या कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल, ये हमारा किसमें था, ये हमारा उदयगिरी जो हमारा अभिलेख था, उसका राजा का यहाँ पे वर्णन मिलता है, इसकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है ना। तो जिसका भी डाउट था वो शायद अब क्लियर हो गया होगा कि सर कौन से राजा का वर्णन मिलता है। तो जो कलिंग के राजा नरेश खारवेल थे, उनके बारे में उपलब्धियां जो है वो मिलती हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अब की जो हमारे जितने भी अभिलेख हमारे मिले हैं, उनमें कुछ ऐसे अभिलेख होंगे जो पॉइंट ऑफ व्यू से या इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या ऐसे ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ऐसे तो मैंने कितने अभिलेख मिले हैं, लेकिन उनमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए भाई, चलो देखिए, पहला जो हमारा अभिलेख है हाथी गुम्फा का अभिलेख, हाथी गुम्फा का अभिलेख, ये कहां से मिला है हमारा, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये कलिंग नरेश खारवेल की उससे मिला है। ध्यान रखिएगा कलिंग नरेश खारवेल, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था, कलिंग नरेश खारवेल, नरेश खारवेल, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा जी, हाथी गुम्फा अभिलेख कब, किसके शासन में, नरेश खारवेल के शासक में। दूसरा आता है एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख में क्या मिलता है, पुलकेशिन द्वितीय उस समय राजा था जी, पुलकेशिन द्वितीय, ध्यान रखिएगा पुलकेशिन द्वितीय राजा था। एक आता है अगला जो हमारा अभिलेख है नासिक अभिलेख, ध्यान रखिएगा नासिक अभिलेख, इसमें कौन था जी, इसमें गौतमी था, गौतमी का शासन था इसमें, गौतमी उस समय शासक हुआ करता था। पूरा नाम था इसका गौतमी बलश्री, जिस बच्चे को डाउट है पूरे नाम में तो लिख लीजिएगा, गौतमी बलश्री, है ना।
इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट अभिलेख है जो मैंने अभी आपको बताया था, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख किसके उसमें आया था? रुद्रादमन। अभी 2 मिनट पहले ही मैंने आपको बताया है, रुद्रादमन। ठीक है भाई। अब एक और आता है हमारा अगला, एक आता है प्रयाग स्तंभ अभिलेख। प्रयाग स्तंभ अभिलेख, ये किसका था जी? ये समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त उस समय शासक हुआ करते थे, समुद्रगुप्त। ठीक है। चलिए अगला कौन सा आता है? अगला आता है मंदसौर। मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख, मंदसौर के समय हमारा मालवा के जो नरेश थे यशोवर्मन, ध्यान रखिएगा, यशोवर्मन, ये मालवा के नरेश हुआ करते थे, मालवा के शासक हुआ करते थे, जिनके शासनकाल में मंदसौर अभिलेख बनाया, मंदसौर अभिलेख आया। ठीक है। एक आता है हमारा ग्वालियर का अभिलेख। ग्वालियर, ये ग्वालियर ध्यान रखिएगा, ग्वालियर हमारा प्रतिहार नरेश जो थे हमारे भोज, मिहिर भोज जिसे बोलते हैं, प्रतिहार नरेश, प्रतिहार नरेश भोज, इसको इस नाम से भी जानते हैं, मिहिर भोज, आपने नाम सुना होगा। ठीक है। एक और आता है हमारा देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख, ये बंगाल के शासन थे विजयसेन, बंगाल के शासक थे, ध्यान रखिएगा आप, है ना। ये मालवा के थे आपके, मैं एक याद रखने के लिए बता रहा हूं, मालवा के शासक थे और ये बंगाल के शासक थे, है ना, बंगाल, है ना। एक और आता है हमारा भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख। भीतरी व जूनागढ़, सॉरी यहां नहीं चल पाएगा, इस जगह में लिख दे रहा हूं, आपका ध्यान रखिएगा, भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख। और ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा उस समय थे स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्यान रखिएगा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट हमारे कुछ अभिलेख हैं जो आपको पता होना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से हैं? पहला हाथी गुम्फा, जो ध्यान रखिएगा, ये हमारे जितने भी हैं ये हमारे अभिलेख हैं, और ये हमारे क्या है? ये हमारे उस समय शासक हैं, शासक रहे थे, है ना। हाथी गुम्फा के समय हमारा नरेश खारवेल रहे, है ना। ऐहोल अभिलेख के समय पुलकेशिन द्वितीय, नासिक अभिलेख के समय गौतमी बलश्री, जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रादमन, है ना। प्रयाग स्तंभ अभिलेख के समय समुद्रगुप्त, मंदसौर मंदसौर अभिलेख के समय यशोवर्मन जो मालवा के राजा थे, मालवा के नरेश थे। ग्वालियर अभिलेख मिहिर भोज, प्रतिहार नरेश जो मिहिर भोज जिसे हम बोलते हैं प्रतिहार नरेश मिहिर भोज या प्रतिहार नरेश भोज बोल सकते हैं। देवपाड़ा अभिलेख विजयसेन जो बंगाल के राजा हुआ करते थे। और एक आता है हमारा भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख जो स्कंदगुप्त जिस समय शासक रहे थे। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ अभिलेख हैं, इनके बारे में थोड़ा जिसका जानकारी होनी जरूरी है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रफ कर देता हूं भाई। चलिए चलते हैं आगे अपने अगले टॉपिक अगले समय की तरफ। देखिए अब देखिए, अब एक आता है आपका कि कुछ आपके स्तंभ अभिलेख हैं। अब ये जो जितने सारे अभिलेख मैंने आपको बताए, जूनागढ़ का अभिलेख हो गया, भीतरी अभिलेख हो गया, है ना, बहुत सारे अभिलेख हो गए आपके जितने भी मैंने आपको बताए थे, है ना। हाथी गुम्फा का अभिलेख हो गया आपका, ऐहोल का अभिलेख, नासिक का अभिलेख, बहुत सारे हैं।
तो इनमें कुछ अभिलेख स्तंभ अभिलेख भी थे। तो स्तंभ अभिलेख में कुछ आपको मैं बता दे रहा हूं, जल्दी से नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये स्तंभ अभिलेख हैं, ध्यान रखिएगा। स्तंभ अभिलेख, पुरातात्विक स्तंभ अभिलेख, और वो कहां मिले हैं? सबसे पहला हमारा मेहरौली का स्तंभ अभिलेख, मेहरौली का स्तंभ अभिलेख हमारा मिला है दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। मेहरौली हमारा कहां है? दिल्ली के मेहरौली से, दिल्ली के मेहरौली से। मेहरौली एक क्षेत्र है। मेहरौली अभिलेख, मेहरौली स्तंभ अभिलेख हमारा कहां, लिख देता हूं इसको, है ना। मेहरौली स्तंभ अभिलेख कहां से मिला? दिल्ली के मेहरौली से। और उस समय कौन हुआ करता यदि? ये हमारा गुप्त काल में था, ये ध्यान रखिएगा, गुप्त काल में था। और इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें व्यास नदी के समीप विष्णुपद पहाड़ी पर स्थित, ध्यान रखिएगा, व्यास नदी है ना, उसमें क्या है? विष्णुपद पहाड़ी, विष्णुपद पहाड़ी, विष्णुपद पहाड़ी पर ये अभिलेख स्थित है, ध्यान रखिएगा, है ना। और क्या है? अब ये कहां पे हमारा व्यास नदी विष्णुपद पहाड़ी कहां पे? जो इस समय वर्तमान में हमारा कहां है? वर्तमान में हमारा कुतुब मीनार के पास है। वर्तमान में हमारा कुतुब मीनार के पास, कुतुब मीनार के पास, है ना, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में हमारा ये क्या है? कुतुब मीनार के पास में। समझ में आया? तो ये इंपॉर्टेंट है कुछ, ये ध्यान रखिएगा। मेहरौली स्तंभ अभिलेख दिल्ली के मेहरौली से मिला है, जो गुप्त काल का है, या गुप्त काल के समय का है। जो कहां पे है? हमारा व्यास नदी, जो विष्णुपद पहाड़ी है वहां पर है ना, स्थित, मतलब उस समय था। व्यास नदी विष्णुपद पहाड़ी पर था, है ना, जो इस समय वर्तमान कुतुब मीनार के पास में स्थित है। समझ में आया? चलिए आगे एक अभिलेख और आता है जिसका नाम है प्रयाग प्रस्ती स्तंभ अभिलेख। प्रयाग प्रस्ती, है ना, प्रयाग प्रशति अभिलेख। ये कहां से मिला है जी? ये ध्यान रखिएगा, नाम से पता चल रहा है, ये हमारा इलाहाबाद से, है ना, इलाहाबाद, प्रयाग इलाहाबाद में एक जगह हुआ करती थी प्रयाग, है ना, जगह हुआ करती थी नहीं, जगह है प्रयाग, है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। और इस केस में एक वो और मैं आपको बता देता हूं कि अभी कुछ समय पहले क्या हुआ था, हमारे जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने इलाहाबाद का नाम रखकर प्रयागराज कर दिया है, जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से फेमस है ना। कुछ स्टूडेंट को ये लग रहा होगा कि इलाहाबाद एक वैसा नाम था, प्रयागराज एक अच्छा नाम है, मैं नहीं ओपनली बोलूंगा, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता है कि इलाहाबाद में प्रयाग नाम की जो जगह थी वो तो पहले से ही स्थित है। प्रयाग वहां पर आज भी है, ध्यान रखिएगा। प्रयाग ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत एक नई चीज आ गई है, प्रयाग वहां पर पहले भी स्थित था और आज भी स्थित है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये भी क्या था हमारा? ये भी हमारा गुप्त काल का ही था। ये भी हमारा क्या था? ये भी हमारा गुप्त काल का ही था, ध्यान रखिएगा। और इसकी रचना किसने की? हरिशेन, ध्यान रखिएगा। इसकी रचना किसने की है हमारी? इसकी रचना लिख लीजिए, हरिशेन। हरिशेन एक कवि हुआ करते थे, हरिशेन कवि, उन्होंने इसकी रचना की। समझ में आया? चलिए अब एक और, आप इसको रफ कर दे रहा हूं, है ना, रफ कर देता हूं इसको, जिससे कि थोड़ा जगह स्पेस मिल जाए। चलिए
एक हमारा है बौद्ध स्तंभ अभिलेख। बौद्ध स्तंभ अभिलेख। बौद्ध स्तंभ अभिलेख। अब ये बौद्ध स्तंभ अभिलेख कहां है जी? ये आपका मिलेगा बरहुत में। ध्यान रखिएगा, बरहुत एक क्षेत्र है, वहां से इसका क्या है अभिलेख मिला है। उस समय राजा वासुदेव हुआ करते थे। राजा वासुदेव शुंग वंश की जानकारी मिलती है इससे। इस अभिलेख से क्या मिलती है? शुंग वंश, जो शुंग डिस्टिनी थी, हमारा शुंग काल था, शुंग वंश की जानकारी। और ध्यान रखिएगा, शुंग वंश की जानकारी सबसे पहले इसी स्रोत से, इसी स्तंभ अभिलेख से प्राप्त हुई है। इस केस में ध्यान रखिएगा, बौद्ध स्तंभ बरहुत में है। बरहुत के उस समय किसके काल में? राजा वासुदेव के काल में। बौद्ध स्तंभ क्या है? शुंग वंश की जानकारी देने वाला अभिलेख है, और शुंग वंश की सबसे पहले जानकारी बौद्ध स्तंभ से ही मिलती है। समझ में आया? एक दूसरा और अभिलेख है हमारा मथुरा स्तंभ अभिलेख। ध्यान रखिएगा, मथुरा स्तंभ अभिलेख। मथुरा स्तंभ अभिलेख। मथुरा स्तंभ अभिलेख। इसके नाम से पता पड़ रहा है ये कहां है? ये हमारा मथुरा में स्थित है। और इस समय कौन हुआ करते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय इस समय राजा हुआ करते थे, या उनका समय था। ध्यान रखिएगा। और ये मथुरा स्तंभ अभिलेख क्या है? हमारा प्रथम गुप्त अभिलेख है। सॉरी, ये वाला प्रथम गुप्त अभिलेख, फर्स्ट प्रथम गुप्त अभिलेख। और ध्यान रखिएगा, ये गुप्त का मतलब वो नहीं है कि भाई गुप्त अभिलेख का मतलब कोई ये कहने लगा सीक्रेट है, भाई सीक्रेट क्या नाम है ऐसा। गुप्त का मतलब रहस्य नहीं है, ये एक डेस्टिनी थी, है ना, एक वंश था चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, ये जो भी आपका, है ना। तो ये आपका प्रथम गुप्त अभिलेख है ना, जिसमें क्या है आपका जो हमारा गुप्त संवत है, ये एक केस बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्त संवत, गुप्त संवत की क्या है हमारा प्रथम वर्ष, गुप्त संवत का प्रथम वर्ष वर्णन है इसमें। ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप, है ना। अगले उसमें क्या मिलता, अगला और हमारा मथुरा स्तंभ के बाद में हमारा और कौन सा हमारा स्तंभ है? गरुड़ स्तंभ अभिलेख। या फिर हम इसको देखिए, एक्चुअली हम इसको अभिलेख नहीं बोलेंगे, हम इसको लेख बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मथुरा स्तंभ लेख, है ना, हमारा मेहरौली स्तंभ लेख, इस तरीके से हमारा क्या नाम है जो हमारा बौद्ध स्तंभ लेख, ये बोलेगा, अभिलेख मत बोलेगा, है ना। अभिलेख है लेकिन लेख की तरह ये काम कर रहा है ना। मथुरा स्तंभ अभिलेख नहीं, मथुरा स्तंभ लेख बोलेंगे। एक आता है हमारा गरुड़ स्तंभ अभिलेख। गरुड़ स्तंभ अभिलेख। गरुड़ स्तंभ अभिलेख में क्या है ये हमारा, ये बेसनगर से मिला है। हमारा कहां से? बेसनगर, जो हमारा कहां पे स्थित है? जो हमारा विदिशा में स्थित है। विदिशा का एक क्षेत्र है, ये ध्यान रखिएगा, विदिशा का क्या है? एक क्षेत्र है बेसनगर। और ये किसके उसमें हुआ? ये भागभद्र के उसमें हुआ हमारा। किसमें हुआ हमारा? भागभद्र के शासनकाल में। भागभद्र के शासनकाल में हमारा हुआ, ठीक है। और दूसरा हमारा कौन सा काल है? ये शुंग काल है। ध्यान रखिएगा, कौन सा काल है? शुंग काल के दो पढ़ लिए भाई, ध्यान रखिएगा। कौन कौन सा है दूसरा? और बताइए जल्दी से, शुंग काल का कौन सा था? बौद्ध स्तंभ अभिलेख भी शुंग काल से रिलेटेड था, और गरुड़ स्तंभ भी शुंग काल से रिलेटेड है। इसमें क्या था? इसमें नैतिक शिक्षा के बारे में बताया गया था।
ध्यान रखिएगा, इसमें क्या बताया गया, नैतिक शिक्षाओं के बारे में बताया गया, गरुड़ स्तंभ के, ठीक है। अगर आप देखोगे तो एक पुराण है जिसका नाम है हिंदू धर्म में, जिसका नाम है गरुड़ पुराण, है ना, जिसका नाम है गरुड़ पुराण। अगर गरुड़ पुराण को आप पढ़ोगे तो बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो उसको पढ़ते पढ़ते ही रोने लगते हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति मर जाता है उसके बाद की जो उसकी यात्रा होती है, यमलोक की, स्वर्ग लोक की, वैतरणी नदी की, उसके किए गए कर्मों के अनुसार सजा भुगतने की, उसकी यात्रा बताई गई है ना। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे जब हमारा आएगा, है ना, सोर्स आएगा तब डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ हमारे स्तंभ थे, स्तंभ लेख थे, है ना, जिसके बारे में हमने चर्चा करी है। तो आपको इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कौन सा स्तंभ किस काल से रिलेटेड है और उस समय कौन सा राजा हुआ करता था या कौन सा शासक हुआ करता था और उसमें क्या जानकारी मिली, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट, और बहुत सारे हैं स्तंभ, तो क्या नाम है, अगर बस बहुत एक लेंथी लिस्ट है स्तंभों की, है ना। जैसे आपका एरण का अभिलेख, एरण लेख आ गया, भीतरी लेख आ गया, है ना, भिलसरण लेख आ गया हमारा। मैं आपको नाम लिखवा दे रहा हूं और ध्यान रखिएगा। एरण स्तंभ, एरण स्तंभ लेख, है ना। दूसरा भीतरी स्तंभ लेख, लिख लीजिए जिससे आपको नाम याद रहे, भीतरी स्तंभ लेख, है ना। और तीसरा बिहार स्तंभ लेख, बिहार स्तंभ लेख, और एक है भिलसण लेख, भिलसण लेख, है ना। एक है हमारा एरण स्तंभ लेख, और दोनों ही हमारे गुप्त काल में आए, लेकिन एक बुद्ध से संबंध है और एक हमारा भानुगुप्त से संबंध, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक हमारा है तालगुणा, तालगुणा अभिलेख, है ना। ये हमारा सिमोगा, मैसूर से मिला है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे और स्तंभ लेख हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्तंभ और हैं। चलिए, ठीक है भाई, चलिए, तो ये हो गया हमारा भाई कुछ अभिलेख के बारे में, है ना। कुछ अभिलेख के बारे में हमारा डिस्कस हो गया कि कौन कौन से अभिलेख हैं जिससे हमें पुरातात्विक स्रोतों की जानकारी या पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं उनकी जानकारी मिलती है। चलिए अब बात करते हैं अपने बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर की, जिसमें हमारा पुरातात्विक स्रोत में ही आ जाता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। तो देखिए, जिस साहित्यिक स्रोत के बारे में मैंने आपको बताया था, उसमें आरण्यक, उसमें पुराण, उसमें आपका रामायण, उसमें आपका बुद्ध, जैन, ये आपके उसमें महाभारत, ये सारे ही सारे आपके क्या जाते हैं, स्रोत आ जाते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में, है ना। तो ध्यान रखिएगा, साहित्यिक स्रोत क्या है हमारी, इसमें बहुत, सबसे पहले तो बात करें तो इसमें हमारी बहुत सारी पांडुलिपियां हैं, हमारी पांडुलिपियां हैं हमारी, ध्यान रखिएगा। पांडुलिपियां, ठीक है भाई। और ये पांडुलिपियां हमारी कहां से प्राप्त हुई हैं? ये पांडुलिपियां हमारी मध्य एशिया से प्राप्त हुई हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब एक प्रश्न आता है, सर पांडुलिपियां होती क्या हैं, है ना। चलिए पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि पांडुलिपियां हमारे दो प्रकार के पत्रों पर मिलती हैं देखने को। एक होता है भोजपत्र और एक होता है हमारा ताम्रपत्र। ये दोनों ही पेड़ हैं अपने आप में, इनके पत्ते होते हैं, है ना। तो जिस समय कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, जिस समय पेपर का आविष्कार नहीं हुआ था, कागज की खोज नहीं हुई थी, तो उस समय क्या होता था, उस समय भोजपत्र, ताम्रपत्र यही चलते थे। तो ये क्या होते थे, ये पेड़ हैं।
अगर एक्चुअल में अगर आप देखो तो भोज एक टाइप का पेड़ है जो हिमालय में उगता है। और हिमालय में भी कितनी ऊंचाई पे उगता है ध्यान रखिएगा, हिमालय में जो ये भोज का पेड़ है ये कम से कम 4500 मीटर की हाइट पे उगता है। 4500 मीटर की हाइट पर ये हमारा भोज का जो वृक्ष है वो उगता है। और उसकी जो छाल होती है उसका यूज करके हम भोजपत्र बनाते हैं। ऐसे ही ताम्रपत्र होता है ना। तो ताम्रपत्र क्या है, ताम्र का होता है ना, ताम्र जो होता है आपका, उससे क्या होता है एक फिक्स शेप में हमारे क्या होता है पेपर टाइप में, पेपर नहीं होता, पेपर टाइप में बना लेते हैं और उसके ऊपर क्या है अपने जो हमारा जो भी कुछ XYZ है उसको हम लिख देते हैं, है ना। तो जिस समय कागज का उपयोग नहीं हो रहा था, कागज की खोज नहीं हो रही थी, तो भोजपत्र और ताम्रपत्र पर ही लिखा जाता था, है ना। पांडुलिपियां क्या होती हैं, पांडुलिपियां हमारी पांडुलिपियां मतलब कह सकते हैं 2 या 2 से ज्यादा व्यक्तियों द्वारा लिखा गया एक दस्तावेज है। एक तरीके से सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि पांडुलिपि हमारा 2 या 2 से ज्यादा व्यक्तियों द्वारा लिखा गया, ध्यान रखिएगा लिखा गया मतलब हस्तलेख में आ जाएगा। ये मैंने जो पहले बताया था 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा लिखा गया एक दस्तावेज है जिसमें जिसमें बहुत प्रकार की जानकारी हमें मिलती है। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। ये जल्दी से आप इसको लिख लीजिए। पांडुलिपियां हमारी भोजपत्र और ताम्रपत्र से मिलती हैं। और ध्यान रखिएगा संपूर्ण भारत में मिली है। संपूर्ण भारत में क्या है, संपूर्ण भारत में हमारी ये जो संस्कृत की पुरानी, संपूर्ण भारत में संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियां मिली है। हमारी पुरानी पांडुलिपियां संपूर्ण भारत में, ऐसा नहीं है एक जगह उत्तर प्रदेश वाले इलाके में या महाराष्ट्र वाले इलाके में या राजस्थान वाले इलाके में या जम्मू कश्मीर में, ऐसा नहीं, संपूर्ण भारत में मिली है। और वो पांडुलिपियां संस्कृत में लिखी गई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। लेकिन जो ये पांडुलिपियां हमें मिली हैं इसमें अधिकतर हमारा दक्षिणी भारत, कश्मीर और नेपाल, ध्यान रखिएगा दक्षिणी भारत, कश्मीर और नेपाल। तो आपने ये देखा होगा दक्षिणी भारत मतलब साउथ वाला पोर्शन, साउथ इंडिया में मिली हैं, और नॉर्थ में हमारा कश्मीर और नेपाल में मिली हैं, ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है? तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि हमारी जो पांडुलिपियां हैं वो संपूर्ण भारत में मिली हैं और जो कि संस्कृत में लिखी गई थी, है ना। और उन्हीं संपूर्ण भारत में मिली जो हमारी पांडुलिपियां हैं उनमें अधिकतर पांडुलिपियां साउथ इंडिया से, कश्मीर से और नेपाल से, दक्षिणी भारत, कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हुई हैं। और इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि हमारे और क्या आ जाते हैं साहित्य में पांडुलिपियों के अलावा, तो ध्यान रखिएगा पांडुलिपियों के अलावा हमारे साहित्य स्रोत में हमारे आ जाते हैं भाई हमारे क्या क्या, ऋग्वेद, या फिर मैं कहूं वेद, रामायण, लिख लीजिए वेद, रामायण, महाभारत, पुराण, है ना। ये सारे हमारे क्या हैं, ये सारे ही हमारे साहित्यिक स्रोत हैं। ये सारे ही हमारे क्या हैं, ये सारे ही हमारे साहित्यिक स्रोत में आ जाते हैं। और इसके साथ साथ में और क्या आ जाता है, अगर मैं वेद की बात करूं सिर्फ, तो वेद में हमारे 4 वेद हमें बताए गए हैं, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है हमारा क्या क्या, ध्यान रखिएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना। तो ये आपके 4 वेद हैं
जिसमें ऋग्वेद में क्या है हमारा, ऋग्वेद में ध्यान रखिएगा हमारा चिकित्सा से संबंधी है, चिकित्सा से संबंधित जानकारी है, चिकित्सा से संबंधित जानकारी है। और उसके बाद में हमारा यजुर्वेद में आता है हमारा युद्ध कला, फाइट वाला जो सिस्टम है हमारा, युद्ध कैसे लड़ा जाता है, युद्ध को लड़ने की कला कौन कौन सी है, स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, है ना। ऋग्वेद में चिकित्सा के बारे में बताया गया है, अलग अलग बीमारियों के बारे में बताया गया, अलग अलग चिकित्सा पद्धति के बारे में बताया गया है। सामवेद में ध्यान रखिएगा कला और संगीत, कला आर्ट और संगीत, कला व संगीत के बारे में बताया गया है। सारे गामा पा ध्यान रखिएगा, है ना, जो 7 स्वर हैं वो यहीं से निकले हैं। सामवेद कला और संगीत की जानकारी हमें देता है। और उसके बाद अथर्ववेद में भवन निर्माण कला, ध्यान रखिएगा भवन निर्माण कला, भवन निर्माण कला, है ना, भवन निर्माण कला का विवरण है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ऋग्वेद में हमारी चिकित्सा पद्धति, यजुर्वेद में हमारी युद्ध कला से संबंधित, सामवेद में हमारी कला एवं संगीत से संबंधित, अथर्ववेद हमारा भवन निर्माण व कला से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, इसकी आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। इन साहित्यों में क्या आ जाता है अगर मैं बात करूं, इन ऋग्वेद में हमारा देखा जाए तो हमारे देवताओं की स्तुति भी बताई गई है। ध्यान रखिएगा ऋग्वेद जो है हमारा, उसमें देवताओं की स्तुति भी बताई गई है। ऋग्वेद में हमारी स्तुति, देवताओं की स्तुति भी बताई गई, देवता की आराधना, एक तरीके से कह सकते हैं आराधना। और उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में इसमें जादू टोने जैसे और भी विवरण मिल गए। जादू टोना आपने नाम सुना होगा आजकल, जादू टोना, जादू टोना किसमें, ऋग्वेद में हमारा, है ना। और ये सारे क्या है हमारे ऋग्वेद में। पहले चिकित्सा था, उसमें साथ में देवताओं की आराधना के लिए कुछ पद्धति थी या कुछ नियम कायदे कानून थे। उसके बाद जादू टोना भी हमारा उसमें आ गया। ठीक है, और ध्यान रखिएगा वेदांग भी हमारा एक शब्द आता है, इसी से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूं वेदांग क्या होता है। वेदांग, है ना, जो हमारे वैदिक मूल ग्रंथ हैं, ध्यान रखिएगा वैदिक जो हमारे वेदों का अर्थ है, वेदों का अर्थ अगर मैं बात करूं वेदों का, अब मैं कह सकता हूं इसको ना कि वेदों का अर्थ समझने, वेदों का अर्थ समझने के लिए, समझने व उसका उच्चारण करने के लिए, व उच्चारण, इसको समझने के लिए जो हमारे वेद हैं, जिसको वेद समझ में नहीं आते, उनके अर्थ को समझने के लिए या उनके अर्थ को समझाने के लिए, उनका उच्चारण कराने के लिए वेदांग का उपयोग होता या वेदांग बनाए गए हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं कुछ हमारे साहित्यिक स्रोत की तरफ, जो एक्चुअली इसमें समझाने में कुछ है नहीं। अगर मैं देखूं तो जैसा मैं अभी देख पा रहा हूं, इसमें आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब बेस आपको क्लियर होना चाहिए। ये एनसीईआरटी का ही एक पार्ट है, एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है ये सारा, तो ध्यान रखिएगा। चलिए एक आता है सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण, सूत्र लेखन पाणिनि, ध्यान रखिएगा पाणिनि सब जानते हैं, पाणिनि इन्होंने क्या करा, सूत्र लेखन, सूत्र लेखन, ध्यान रखिएगा लिख लीजिए, सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण दिया, सूत्र लेखन का उदाहरण, सूत्र लेखन का उदाहरण दिया इन्होंने। ठीक है, जो क्या था, अष्टाध्यायी, उदाहरण क्या था, अष्टाध्यायी, 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 ध्यान रखिएगा। पाणिनि ने सूत्र लेखन का सबसे बड़ा एक अच्छा उदाहरण दिया जिसका नाम था
अष्टाध्यायी, ध्यान रखिएगा। और ये 400 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया, 400 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था पाणिनि के द्वारा, है ना। और पाणिनि ने अपने समय के इसमें क्या करा, इसमें पाणिनि जी ने क्या लिखा, समाज के बारे में लिखा, समाज के बारे में लिखा, है ना। समाज के बाद में अर्थव्यवस्था के बारे में लिखा, उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी, आज की तो लिखेंगे नहीं, अर्थव्यवस्था के बारे में लिखा। और संस्कृति के, उस समय का जो कल्चर था, जो संस्कृति थी, उसके बारे में लिखा। समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति के बारे में क्या हुआ, उस पर मतलब अष्टाध्यायी जो था, उन्होंने जो उदाहरण दिया पाणिनि जी ने, है ना। पांडे जी नहीं, पाणिनि ने, थोड़ा जल्दी नहीं बोला जाएगा, पांडे जी निकलेगा, तो आप इसको पाणिनि नहीं पांडे जी के नाम से याद कर लीजिएगा। पांडे जी ने क्या करा, पांडे जी ने एक उदाहरण दिया, सूत्र लेखन का सबसे अच्छा, अष्टाध्यायी, वो 400 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया। उसमें क्या था, उसमें किन किन चीजों पर प्रकाश डाला, उसमें समाज पर प्रकाश डाला, उसमें अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डाला, और उसमें संस्कृति पर प्रकाश डाला पांडे जी ने हमारे, ठीक है। पाणिनि उर्फ पांडे जी, है ना। वैसे नाम मैं ऐसा नहीं है, मैं पाणिनि जी को मैं कुछ कह रहा हूं, मतलब मेरा एक तरीका समझाने का है कि अगर ऐसे नहीं होता है तो पांडे जी बोलकर आप समझ सकते हो। अब इसके बाद चलिए, और कौन कौन से हमारे साहित्यिक स्रोत हैं, और कौन कौन से होते हैं। महाभारत, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है महाभारत, ये सबको याद होगा। महाभारत किसने लिखी, व्यास जी ने लिखी। किसने लिखी, व्यास जी ने लिखी। कब लिखी, 10वीं सदी में लिखी, 10वीं सदी में लिखी, है ना, 10वीं सदी में लिखी, है ना। और क्या है इसमें, क्या थे इसमें, ध्यान रखिएगा, महाभारत में हमारे 8800 श्लोक थे, 8800 श्लोक थे, है ना। इसका नाम क्या था, इसका नाम जय संहिता था पहले। इतिहास के अनुसार मैं बात कर रहा हूं, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि महाभारत नहीं था, है ना। तो कुछ पक्ष के लोग ये बोलेंगे महाभारत का नाम इन्होंने जय संहिता क्यों बता दिया, ये तो हमारा, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं जो किताबों में लिखा हुआ है, जो इतिहास में लिखा हुआ है, मैं उसके पॉइंट, उसकी भाषा से कह रहा हूं। महाभारत का नाम पहले जय संहिता था, जय संहिता था, ध्यान रखिएगा, जय संहिता, जिसका अर्थ क्या था, इसका अर्थ हुआ करता था भाई विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ, विजय संबंधी संग्रही ग्रंथ, ठीक है भाई, ये था विजय संबंधी संग्रही ग्रंथ। महाभारत की रचना व्यास जी ने की, 10वीं सदी के आसपास की, है ना। इस मतलब यहां तक का इन्होंने आभास मिलता है, इसमें अगर 10वीं सदी तक का आभास मिलता है। 8800 श्लोक थे, इसका नाम जय संहिता था, और जय संहिता का अर्थ था विजय संबंधी संग्रही ग्रंथ, ध्यान रखिएगा, महाभारत के टाइम पे, है ना। और इसके कालांतर में क्या है, इसके श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई है, ध्यान रखिएगा, ये क्या हो गई है, 24,000 श्लोक, है ना, 24,000 श्लोक अब वर्तमान में, कालांतर में है, और ये भारत के नाम से प्रसिद्ध है, भारत के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि क्या है, इसमें प्राचीन जो भारत, अब बोलोगे सर भारत कैसे पड़ गया जी नाम, इसमें क्या है, जो हमारे प्राचीनतम वैदिक जन्म के जो राजा हुए थे, जो वैदिक राजा थे, जिसको हम बोलते थे राजा भरत, उनके वंशजों का, उनके वंशज की कथा है, राजा भरत के वंशज की कथा, राजा भरत के वंशज की कथा, है ना, ये है जी आपका, ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको भारत नाम पड़ गया, ठीक है। वर्तमान में क्या है जी,
अब अगर मैं बात करूं वर्तमान में इसमें 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं। ये सॉरी 8800 के बाद कितने हुए हमारे 24,000 श्लोक हो गए। और अब जो है रिसेंट में बात कर रहा हूं 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं। कौन पढ़ सकता है भाई 1 लाख से ज्यादा श्लोक, है ना। 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं, ध्यान रखिएगा। और इसमें सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक तीनों दृष्टि डाली गई हैं, तीनों पर प्रकाश डाला गया है। सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, इन तीनों स्थितियों पर प्रकाश डाला गया है। समझ में आया? तो ये ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। महाभारत की रचना व्यास जी ने करी। 10वीं सदी के आसपास तक का समय इसमें आभास होता है। इसका नाम जय संहिता था, जिसमें 8800 श्लोक थे, है ना। उसके बाद में इसमें 24,000 श्लोक हो गए। 24,000 श्लोक जब हुए तो इसका नाम भारत पड़ा। और भारत क्यों पड़ा? क्योंकि इस जो हमारा महाभारत है इसमें राजा भरत के जो वंशज है उनकी कथा मिलती है, इसीलिए भारत नाम पड़ गया। और उसके बाद में जो वर्तमान समय में महाभारत में 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं, जिनका जो किस पर है हमारा, उसमें क्या नाम है, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक संबंधी बातों पर प्रकाश डाला गया है। ध्यान रखिएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 2 मिनट का आप क्या नाम है एक ब्रेक ले लेते हैं। अगर किसी को पानी पीने या कहीं फ्रेश होने जाना है तो 2 मिनट में जल्दी से आ जाइए, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा चलेगा आज, अभी बहुत ज्यादा है। चलिए भाई, सब लोग आ गए हैं, पानी वानी पी लिया है, तो जल्दी से हम भी पानी पी लेते हैं। चलिए जी, आगे हम डिस्कस करते हैं वाल्मीकि रामायण में। रामायण किसने लिखी जी? रामायण श्री रामायण। लोग ऐसा कहते हैं, चलिए बाद में बताएंगे, पहले रामायण के बारे में लिख लेते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, तब बाद में बताएंगे। ये हमारे वाल्मीकि जी ने लिखी, वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना करी। और उस समय इसमें 6,000 श्लोक थे, 6,000 श्लोक थे, है ना। 6,000 श्लोक थे, जो बढ़कर क्या हो गए, जो बढ़कर 12,000 हो गए, जो बढ़कर 12,000 हो गए। 6,000 के बाद सीधे डबल, है ना। और वर्तमान में क्या हो गया, फिर डबल 24,000। 24,000 श्लोक। भैया ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। रामायण में कितने श्लोक थे? रामायण में 6,000 श्लोक थे, बढ़ के कितने हो गए, डबल कर दो 12, फिर बढ़ के कितने हो गए वर्तमान में, डबल कर दो 24,000। ध्यान रखिएगा, है ना। इसकी जो रचना थी 5वीं सदी के आसपास बताई जाती है, 5वीं सदी, है ना। 5वीं सदी ईसा पूर्व इसकी जो रचना है वो बताई जाती है। और इसकी रचना महाभारत के बाद हुई ऐसा प्रतीत होता है। ध्यान रखिएगा,
मैं नहीं कह रहा हूं कि रामायण की रचना महाभारत के बाद हुई है, बुक्स और इतिहास कह रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है रामायण की रचना महाभारत के बाद हुई थी, परंतु हिंदू धर्म में कुछ और है। हिंदू धर्म में क्या है? हिंदू धर्म में कहते हैं कि जब भगवान राम का जन्म अवतार हुआ, भगवान राम अपने वैकुंठ धाम को सिधार गए और उसके बाद में क्या हुआ, श्री कृष्ण का जन्म हुआ और श्री कृष्ण के समय में ही महाभारत हुई थी, जब उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो उससे और इससे क्या है, अलग अलग बातें साबित होती हैं। तो क्या है, इतिहास के अनुसार रामायण क्या होती है भाई, महाभारत के बाद इसकी रचना प्रतीत होती है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, ये रामायण और महाभारत में इतनी बात करेंगे, सब लोगों ने देखा हुआ है ना, कैसे शूर्पणखा जी के जब लक्ष्मण जी ने नाक काट दी तो क्रोध में होकर उसके भाई रावण ने बदला लेने के लिए सीता जी का हरण कर लिया, और उस हरण करने से ही फिर कितने बड़े बड़े युद्ध हो गए, कितने लोग मारे गए, है ना। सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़ते तो रामायण को पढ़ा कीजिए, कुछ सीखने को मिलेगा। मान लीजिए कोई मान रहा है इसको काल्पनिक है, तो काल्पनिक के तौर पे कुछ तो चीजें अच्छी मिलेंगी आपको, पढ़ा कीजिए ऐसी चीजों को। जितने कांड है उसमें, सुंदर कांड है, जो भी कांड है आपके, सब उसको पढ़ा कीजिए, कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं राजाओं के द्वारा कराए गए अनुष्ठान। कौन कौन से अनुष्ठान और 3 उच्च वर्णों, 3 उच्च वर्ण, ध्यान रखिएगा। राजा अनुष्ठान कराता था, राजा अनुष्ठान कराता था। अनुष्ठान की जानकारी भी हमें क्या होती है, इसमें मिलती है। और इसमें यह भी मिलता है कि 3 उच्च वर्ग, 3 उच्च वर्ग, मैं नहीं कह रहा हूं, ये इतिहास कह रहा है। 3 उच्च वर्ण को क्या था, 3 उच्च वर्ण के पुरुषों द्वारा किए जाने वाले यज्ञों का अनुष्ठान, है ना। अनुष्ठान व सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान स्रोत सूत्रों में दिए गए हैं। तो एकदम खाना नहीं खाए हैं अभी क्लास के चक्कर में, ध्यान रखिएगा। स्रोत सूत्र, चलिए जिसको नहीं पता है बता देते हैं। स्रोत सूत्र, स्रोत सूत्र जे का है जी। स्रोत सूत्र क्या है? स्रोत सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है या ऐसा सूत्र है जिसमें राजाओं द्वारा और 3 उच्च वर्णों के द्वारा जो अनुष्ठान किए जाते थे, है ना, और जो सार्वजनिक यज्ञ किए जाते थे, उनकी यज्ञों की विधि विधान के बारे में स्रोत सूत्र में प्रकाश डाला गया है। ध्यान रखिएगा, स्रोत सूत्र ये होता है। एक और है आगे, क्या है जी, उसका क्या नाम है? उसका नाम है जात क्रम नामकरण। ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए, जात क्रम नामकरण, है ना, लिख लीजिए, जात कर्म नामकरण, उपनयन विवाह, उपनयन विवाह, श्राद्ध, है ना, श्राद्ध, और घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठान, घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठान, पारिवारिक अनुष्ठान, पारिवारिक अनुष्ठान। ध्यान रखिएगा भाई, सही बता, गृह सूत्र में मिलते हैं। ये किसमें मिलते हैं? हमारे ग्रह सूत्र में, ग्रह सूत्र में। स्रोत सूत्र में अलग मिलता है और ग्रह सूत्र में क्या मिलता है? लोगों के द्वारा किए जाने वाले या करवाए जाने वाले जातक्रम, नामकरण, उपनयन, है ना, और क्या नाम है, विवाह, कोई श्राद्ध करता था, घरेलू कोई काम करता था, पारिवारिक अनुष्ठान करता था, है ना, उनकी जो विधि विधियां थी, उनके जो यज्ञों के जो विधि विधान होते थे, जिस प्रोसेस से वो करते थे, तो उस प्रोसेस का जो एक्सप्लेनेशन है, जो डिटेल है, वो आपके ग्रह सूत्र में दिए गए हैं।
ध्यान रखिएगा, एक आता है हमारा श्रौत सूत्र और एक आता है हमारा ग्रह सूत्र। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये बताया जाता है 600 से 300 ईसा पूर्व ये हुआ था आपका। 600 से 300 ईसा पूर्व आपका ग्रह सूत्र की रचना हुई। चलिए, ज्यामिति और गणित का अध्ययन भी यहीं से होता है, ध्यान रखिएगा, गर्मी बहुत ज्यादा है। ज्यामिति और गणित का अध्ययन ये इसी से क्या होता है, ज्यामिति और गणित, इनका अध्ययन भी इसी ग्रह सूत्र के समय से आरंभ होता है, ऐसा बताया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली में लिखे गए, इसको रफ कर देता हूं भाई, ठीक है। चलिए, उम्मीद है सभी लोग साथ के साथ नोट कर रहे होंगे और समझ रहे होंगे। चलिए, ठीक है भाई। चलिए, अब क्या है हमारा बौद्ध ग्रंथ, लिख लीजिए इसमें, क्या है हमारा बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में। बौद्ध ग्रंथ आपने सुना, जैसे बौद्ध धर्म की आप उसमें परिचय मिलता है। बौद्ध ग्रंथ हमारा किसमें था, पाली भाषा। बौद्ध ग्रंथ हमारा किसमें था, बौद्ध ग्रंथ हमारा पाली भाषा में था, है ना। और यह भाषा मगध अर्थात दक्षिण बिहार में बोली जाती थी। यह भाषा कहां थी, दक्षिण बिहार, दक्षिण बिहार और मगध में यह भाषा बोली जाती थी, मगध में, है ना। बौद्ध ग्रंथ हमारा पाली भाषा में है, जिससे बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है, बौद्ध धर्म की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, है ना, संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। और ये पाली भाषा हमारी दक्षिण बिहार में और मगध में बोली जाने वाली भाषा थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और ध्यान रखिएगा, जो हमारा बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ में आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, है ना, इन सबके साथ साथ में जो राजा थे, है ना, उनके बारे में भी जानकारी मिलती है। जो उस समय के शासक हुए, बहुत से शासकों की जानकारी भी हमें बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। समझ में आया। और क्या है जी, एक ऐसा विश्वास, मतलब ऐसा माना जाता है कि गौतम के रूप में जन्म लेने से पहले क्या था, बुद्ध क्या था हमारा 550 से अधिक पूर्व जन्मों से क्या थे, पशु के रूप में भी थे। मतलब ऐसा माना जाता है कि जब क्या हुए हमारे जो गौतम के रूप में जन्म लेने से पहले, मतलब जब भगवान बुद्ध जो बोलते हैं, भगवान बुद्ध जब उनका जन्म गौतम जी के रूप में हुआ, है ना, तो उससे पहले क्या था, उससे पहले ये भी माना जाता है कि उनका जन्म एक एनिमल के रूप में भी हुआ, एक जानवर के रूप में भी हुआ। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ध्यान रखिएगा। आजकल भारत में बड़ी एक वो हो गई है, हर एक चीज के पीछे बिना रहस्य को या बिना किसी चीज को जाने बिना ही किसी पे टिप्पणियां कर देना बहुत बड़ी चीज चल रही है। तो ध्यान रखिएगा, ये ऐसा मत है, ऐसा विश्वास है कि जब भगवान बुद्ध क्या थे, गौतम के रूप में उन्होंने जन्म लिया, तो उससे पहले वो कई जन्मों से होके गुजरे थे, अलग अलग जन्मों से, और उनमें एक जन्म जानवर का भी था, तो उनको जानवर का जन्म भी मिला था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, चलिए। तो और ये जो जानवर वाला जो मैं बता रहा हूं, ये जातक जो कथाएं हैं, बुद्ध धर्म की जो जातक कथाएं हैं, उनमें भी आपको देखने को सुनने को मिल जाएगा। ठीक है, और जो प्रत्येक जातक कथा है, ध्यान रखिएगा, जातक कथा, ध्यान रखिएगा, जातक कथा क्या है, भगवान बुद्ध के क्या है, उसके पूर्व जन्मों पर आधारित। जातक कथा हमारी पूर्व जन्म पर आधारित
जातक कथा पूर्व जन्मों पर आधारित है। किसके? बुद्ध जी के। जो जातक कथाएं, एक क्वेश्चन आया होगा दिमाग में, जातक कथाएं क्या होती हैं? तो जातक कथाएं और कुछ नहीं है, जातक कथाएं भगवान बुद्ध के, है ना, जो बुद्ध जी हैं हमारे, है ना, उन बुद्ध जी के जो पूर्व जन्म हुए थे, उन पूर्व जन्मों पर आधारित काल्पनिक वो है, कथाएं हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या आता है जी हमारा? जैन ग्रंथ जो था हमारा, जो हमारा जैन ग्रंथ था वो हमारा प्राकृतिक, ये तो हमारा बौद्ध धर्म की कुछ बातें हो गई जो हमारा साहित्यिक स्रोत है। ठीक है, अब आता है जैन धर्म। जैन धर्म हमारा प्राकृतिक भाषा में है। जैन धर्म हमारा, लिख लीजिए, जैन धर्म किसमें है हमारा? जैन धर्म हमारा प्राकृतिक भाषा में है। जैन धर्म हमारा प्राकृतिक भाषा में है। ईसा की 6वीं सदी में क्या हुआ? गुजरात के वल्लभी नगर में अंतिम रूप से संकलित किया गया था। गुजरात के वल्लभी नगर में, ध्यान रखिएगा, गुजरात के वल्लभी नगर में संकलित हुआ। भाषा को समझिएगा भाई, बिना भाषा के आप नहीं कर पाओगे। भाषा, यूपीएससी भाषा मांगता है। जिस तरीके से मैं इस समय पसीने में नहा रहा हूं, अब बोलोगे सर पंखा नहीं चला रखा, ना पंखा है ना एसी है, मतलब है सब कुछ लेकिन चला नहीं रखा है, क्योंकि मेरे अनुसार जिस समय मैं एसी में क्लास लेने लग जाऊंगा तो उस समय मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरीके से कंटेंट आपको प्रोवाइड करा पाऊंगा, क्योंकि बॉडी को क्या होता है, जिस समय आराम की आदत लग जाती है उस समय फिर वो उतनी मेहनत नहीं कर पाती। मेरे अनुसार ये एक है, पसीना बहने दो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। ठीक है, चलो, जैन धर्म क्या हमारा प्राकृतिक भाषा में है, वल्लभी नगर में है। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं भाई। कालिदास ने काव्य और नाटक लिखे जिनमें अभिज्ञान शाकुंतलम, अगर आपने पढ़ा हो तो इंपॉर्टेंट है। अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत फंसता है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये क्या है हमारा? कालिदास का लिखा हुआ सबसे प्रसिद्ध नाटक है। ध्यान रखिएगा, कालिदास के द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध नाटक, सबसे प्रसिद्ध नाटक यही है, अभिज्ञान शाकुंतलम। प्रश्न आता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसका लिखा हुआ है? तो कालिदास का लिखा हुआ है हमारा, ध्यान रखिएगा, कालिदास जी का लिखा हुआ है। चलिए, जो हमारे कुछ ग्रंथ हैं ध्यान रखिएगा, वो तमिल में भी हमें मिलते हैं, अलग अलग भाषाओं में मिलते हैं। मैंने आपको पहले बताया था साहित्यिक जो है तमिल भाषा में भी मिलते हैं, प्राकृतिक भाषा में भी मिलते हैं, है ना, संस्कृत भाषा में भी मिलते हैं। तो अलग अलग भाषा में भी हमारे ग्रंथ हैं वो मिलते हैं। चलिए, एक और है साहित्य में संगम साहित्य, ध्यान रखिएगा, संगम साहित्य, संगम साहित्य। संगम साहित्य में कौन कौन सी रचनाएं आती हैं? तोल काव्यम, ध्यान रखिएगा, तोल काव्यम, तोल काव्यम, एक ये रचना है संगम साहित्य में। दूसरी रचना कौन सी है? शिल्पाधिकारम, 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 है ना, शिल्पाधिकारम, दो शिल्पादि है बेटा, ध्यान रखिएगा, शिल्पाधिकारम। एक तीसरा है हमारा मणिमेखले, मणिमेखले, ये ध्यान रखिएगा। ये हमारा क्या है? ये हमारा है
संगम साहित्य, ये तीन बड़े ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लेता है एग्जाम में कि शिल्पाधिकारम किस साहित्य की रचना है, तो ध्यान रखिएगा संगम साहित्य, संगम साहित्य। तोलकाप्पियम किसकी रचना है, संगम साहित्य। मणि मैखले किसकी रचना है, संगम साहित्य। सर में आया भाई, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब संगम नगर, जो संगम साहित्य है हमारा, या मैं संगम ग्रंथ में बोलूं, है ना, संगम ग्रंथ में बोलूं, तो इसमें ध्यान रखिएगा ज्यादातर नगरों की मतलब नगरों के बारे में बताया गया है ना, नगरों का उल्लेख मिलता है, नगरों का उल्लेख मिलता है। आज पढ़ाते पढ़ाते मार्कर सारे खत्म होने जा रहे हैं, है ना। और क्या है, प्रायद्वीप जो हमारा तमिलनाडु है, तमिलनाडु के लोगों की उसमें क्या मिलता है, जो मैं हमारा मैं भूल रहा हूं, जो हमारा प्रायद्वीप मैंने आपको बताया था, जब प्रायद्वीप और अंतरिक्ष मैंने आपको पढ़ाया था, उसी जगह हमारा तमिलनाडु स्टेट पड़ता है ना। जो हमारा तमिलनाडु है, तमिलनाडु जो जगह है हमारी क्षेत्र है, वो पड़ता है। और क्या है, जो संगम साहित्य में हमारा तमिलनाडु के विषय में, या तमिलनाडु के लोगों की क्या होती है, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जीवन का अध्ययन मिलता है। ध्यान रखिएगा, संगम साहित्य, संगम साहित्य एकमात्र ऐसा साहित्य है, या एकमात्र ऐसा ग्रंथ है, एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें तमिलनाडु के लोगों की या तमिलनाडु के समाज की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति के बारे में पता चलता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ध्यान रखना। तमिलनाडु के बारे में, तमिलनाडु की स्थिति के बारे में किस ग्रंथ से पता चलता है, तो संगम साहित्य या संगम ग्रंथ से हमें तमिलनाडु की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषय के बारे में पता चलता है। तो ये था भाई हमारा कुछ साहित्यिक स्रोत। इसके बाद हमारा रह गया है विदेशी विवरण। ध्यान रखिएगा, विदेशी विवरण हम अगली क्लास में कराएंगे। विदेशी विवरण, ध्यान रखिएगा, विदेशी विवरण। ये थोड़ा टॉपिक हटके हो जाता है पुरातात्विक स्रोत में, इसलिए इसको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। चलिए भाई, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने अभिलेख के बारे में, सिक्कों के बारे में और साहित्यिक स्रोत के बारे में, जिसमें हमने रामायण के बारे में पढ़ा, महाभारत के बारे में पढ़ा, वेदांत के बारे में पढ़ा, वेदों के बारे में पढ़ा, ऋग्वेद से हमें क्या जानकारी मिलती है, यजुर्वेद से क्या जानकारी मिलती है, अथर्ववेद से क्या जानकारी मिलती है, सामवेद से क्या जानकारी मिलती है, हमने ये सारी चीजें पढ़ी। उसके बाद हमने रामायण के बारे में पढ़ा, है ना, 6, 12, 24। ध्यान रखिएगा, 1:2:3। रामायण के केस में अगर श्लोकों की संख्या याद रखनी है तो इस तरीके से याद रखिएगा, रेशियो में 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 1:2:4 और 100 से क्या नाम है, हजार, इससे क्या नाम है, सॉरी 6, 12, 24 मतलब 1, 2 और 4, 6,000, 12,000 और 24,000। ये आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से क्या है हमारा, इस तरीके से हमारा क्या मिलता है, इस तरीके से हमारा जो विदेशी विवरण है वो जो साहित्यिक स्रोत के बारे में जानकारी है वो हमें मिलती है। तो इसी के साथ एक क्लास को समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे, उम्मीद करते हैं ये। और धीरे धीरे ये अब हमारा कुछ ही क्लास रह गई है जिसमें हमारा हर सब्जेक्ट का एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट है हमारे, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे फिजिक्स है, चाहे हमारा पॉलिटी है, चाहे अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था के भी हमने एक भी क्लास नहीं ली है, उस पर भी हम आगे क्लास लेंगे। तो जो हमारा मेन सब्जेक्ट है जीएस वाला पोर्शन है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, इन पर जो हम जो हमारा बेसिक चल रहा है वो कुछ ही क्लासों में पूरा हो जाएगा। बस शर्त आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, डेली रिवाइज कीजिए। ध्यान रखिएगा, डेली अगर यहाँ की क्लास को लेके आप उन नोट्सों को यूं ही फेंक दोगे, आप नहीं देखोगे तो आप नहीं पढ़ पाओगे।
रिवाइज डेली आपने करना है। समझ में आया भाई? तो उम्मीद करता हूं सभी लोगों को क्लास समझ में आई होगी और अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर कोई भी आज की क्लास से रिलेटेड या पिछली क्लासों से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई प्रश्न है, तो कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कीजिए, अगली क्लास में उसका आंसर हम जरूर देंगे। और रिक्वेस्ट है कि इस क्या नाम है, यूट्यूब को या क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल जब मैं क्लास लूंगा तो मुझे सब्सक्राइब मिलने चाहिए बढ़े हुए, तभी मैं मानूंगा कि आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और अच्छे से लोगों तक इस क्लास को पहुंचा रहे हैं। शेयर कीजिए और बिना स्किप के क्लास को देखा कीजिए। एक अगर आपने 10 सेकंड भी स्किप कर दिया तो हो सकता है आपका कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके वीडियो से निकल जाए, आपकी क्लास से निकल जाए, जो इंपॉर्टेंट होगा। तो बिना स्किप के क्लास को देखा कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि।